Welcome to chapter number 9. Chapter 9 is special features of different types of audit. इसमें हम तरह तरह के ऑडिट देखेंगे और उनके फीचर्स देखेंगे कि कैसे उनको ऑडिट करना है। इस सीरीज को चालू करने के पहले, इस चैप्टर को चालू करने के पहले डिस्क्लेमर दिया जाए कि ये रिवीजन लेक्चर है, ये एक क्वेश्चन बैंक के तौर पे हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन बैंक रिवीजन सीरीज, ठीक है, जिसमें आपका चैप्टर का एक ओवरऑल रिवीजन भी होगा और क्वेश्चन पर्सपेक्टिव सबको समझ में आएगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, आईसीआई किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। लेकिन पहले बता दूं, ये मेरे रेगुलर लेक्चर नहीं है। मेरे रेगुलर लेक्चर आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका चैप्टर नंबर 1, 2, 6, 11 हमने डाला है यूट्यूब पे। रेगुलर लेक्चर कुल मिला के 65 to 70 आवर्स के है और ये रिवीजन सीरीज 15 घंटे की है। ओवर लेंथी लेक्चर्स लेने का कोई फायदा नहीं है। ऑडिट जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, 2 से 3 बार रिवाइज नहीं करोगे, आपको जमेगा नहीं। इसके लिए एक प्रॉपर लिमिटेड आवर्स के लेक्चर्स आपके लिए कभी भी सूटेबल रहेंगे और उन लेक्चर्स में मैंने आपको लर्न भी कराया है। इनफैक्ट मैंने बहुत एंड पे स्क्रिबल कराया है, ये मेरा यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स में देख सकते हो। हम लोग लेक्चर के बीच बीच में लिखवा के आपसे करवाते हैं ताकि आपका वो बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग आपका हो जाए। किसी भी फैकल्टी में आपको राइटिंग प्रैक्टिस इतनी नहीं मिलेगी जितनी हमें करा हो, तो जरूर आप उनको देखना। चैप्टर 1, 2, 6, 11 यूट्यूब पे डाले हैं और अगर आपको लगे कि लेक्चर की क्वालिटी अच्छी है, नोट्स की क्वालिटी अच्छी है, तो यू कैन डेफिनेटली बाय सीए इंटर ऑडिट चैप्टर लेक्चर्स। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 May 24 आरटीपीओ क्वेश्चन है। Pilferage is one of the greatest problem in any hotel and importance of internal control cannot be undermined. Explain. इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। बोल रहा है पिल्फरेज मतलब छोटा मोटा नुकसान होना, करेक्ट है। जैसे कि हम होटल के अंदर हम खाते हैं, सब्जी खाते हैं, राइट, पनीर बटर मसाला, चीज बटर मसाला, इसमें जितना पनीर लग रहा है, जितना चीज लग रहा है, छोटा मोटा जो पनीर है, छोटा मोटा चीज है, वो पिघल गया, मान लो, है ना, बटर पिघल गया, हो गया नुकसान, राइट। तो पिल्फरेज एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। पिल्फरेज मतलब छोटा मोटा नुकसान हो जाना, छोटा मोटा किसी ने चोरी कर लिया, कुछ कर लिया, वैसा। तो पिल्फरेज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन एनी होटल। कोई भी होटल हो, पिल्फरेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट बी अंडरलाइंड। और इसी के लिए पिल्फरेज रोकने के लिए इंटरनल कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के लिए इंटरनल कंट्रोल का जो इंपॉर्टेंस है उसको अंडरमाइन मतलब उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। It is the responsibility of the management to introduce controls which will minimize the leakage as far as possible. तो सेंटेंस नंबर 2 में उसने क्या बोला कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल लगाना ताकि मिनिमाइज हो सके, जो भी पिल्फरेज से नुकसान है वो मिनिमाइज हो सके। एविडेंस ऑफ देयर सक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय प्रिपरेशन ऑफ रेगुलर perhaps weekly trading accounts for each sales points and detailed scrutiny of resulting profit percentage with any deviation from the anticipated from being invested. और वो बोल रहे हैं कि पिल्फरेज को रोकने के लिए सबसे पहला स्टेप आप क्या ले सकते हो कि हर हफ्ते आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ठीक है, और बहुत डीपली स्क्रूटनाइज करो कि क्या प्रॉफिट आपने उस हफ्ते में अचीव किया, और एक एंटीसिपेटेड प्रॉफिट आपका होगा कि हमको इस हफ्ते में इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए था नॉर्मल सिनेरियो में, उससे उस एक्चुअल प्रॉफिट को कंपेयर करो और देखो कि डेविएशंस कहाँ है। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि इस वीक में पिल्फरेज कितना हुआ और आप उसको कम कर पाओगे। The auditor should obtain these regular trading accounts for the period under review, examine them and obtain explanation for any apparent deviations. और ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ये जो रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट्स जिसकी अभी हमने बात करी है, ये ट्रेडिंग अकाउंट्स मैनेजमेंट से ऑब्टेन करने चाहिए कि बताइए आपने वीकली ट्रेडिंग अकाउंट क्या बनाए हैं, और उसको प्रॉपर एनालाइज करना चाहिए और जो भी डेविएशंस आइडेंटिफाई हुए हैं एंटीसिपेटेड प्रॉफिट वर्सेस एक्चुअल प्रॉफिट में, उसका आपको मैनेजमेंट से रीजन पूछना चाहिए। तो ऑडिटर शुड वेरीफाई अ फ्यू रेस्टोरेंट बिल्स बाय रेफरेंस टू किचन order tickets or basic record. This would enable the auditor to ensure that controls regarding revenue cycle are in order. होता है ना कि जो ऑर्डर लिखने वाला मैनेजर आता है वो आपको ऑर्डर लिखता है और किचन में जाके आपको ऑर्डर देता है, इसको बोलते हैं किचन ऑर्डर टिकट, कि ये ऑर्डर हमको बनाना है और कस्टमर को डिलीवर करना है। तो ये किचन ऑर्डर टिकट को आपको रेस्टोरेंट के बिल से कंपेयर करना है कि एक्चुअली कस्टमर को कितना बिल चार्ज किया है और उस कस्टमर का किचन ऑर्डर टिकट कितना था, मतलब जितना उसने खाया है उसी के लिए उसको बिल चार्ज किया है। ऐसा तो नहीं है कि उसने खाया 5 आइटम और बिल में 4 आइटम का बिल है, करेक्ट है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है। अभी तक हमने पिल्फरेज को लेके क्या देखा कि मैनेजमेंट कंट्रोल लगाता है और ट्राई करता है कि मिनिमाइज हो सके इम्पैक्ट पिल्फरेज का। सेकंड, हमने देखा कि मैनेजमेंट को एक वीकली ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहिए जिसमें प्रॉफिट का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, प्रॉफिट को स्पेसिफिकली स्क्रूटनाइज करना है और उसको एंटीसिपेटेड प्रॉफिट से कंपेयर करना है। और ऑडिटर को क्या करना है, he should obtain the trading accounts which are prepared on regular basis by the management
and understand, analyze them and see whether any deviations have been identified. और लास्ट पैराग्राफ बोलता है ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ऑल टैक्सेस कलेक्टेड, आप जाते हो ना होटल तो जीएसटी लगता है उसके ऊपर, राइट? तो जो भी जीएसटी कलेक्ट हुआ था फ्रॉम ऑक्यूपेंट्स ऑन फूड वो बराबर अथॉरिटीज को पे हो गया है, मतलब जीएसटी अथॉरिटीज को टाइमली वो जीएसटी पे हो चुका है. इफ द इंटरनल कंट्रोल इन होटल इज वीक देन अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एग्जिस्ट फॉर द ऑडिटर. किसी भी होटल में अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो ऑडिटर का सरदर्द बढ़ जाएगा और ऑडिटर को बहुत प्रॉब्लम होगा. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजिएंट नेचर ऑफ मेनी ऑफ हिज क्लाइंट रिकॉर्ड्स, ट्रांजिएंट नेचर मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि होटल के जो रिकॉर्ड होते हैं वो बहुत छोटे छोटे समय के लिए बनते हैं. मैनेजर ने आपका चिट्ठी पर ऑर्डर लिखा, हो सकता है वो मिसप्लेस हो जाए, तो ये बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं, छोटे छोटे रिकॉर्ड्स होते हैं. ऑडिटर को रिलाई करना पड़ेगा टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द ग्रॉस मार्जिन shown by the accounts. As a result, the scope of his audit test will necessarily be increased, and in the event of a material margin discrepancy being unexplained, he will have to consider qualifying his audit report. वो बोलता है लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा है, उसमें वो बोलता है कि क्योंकि क्लाइंट की रिकॉर्ड्स बहुत ट्रांजिएंट है नेचर में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक और बहुत ही अच्छे से नहीं मेंटेन होते हैं, तो आपको देखना होता है कि एक ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज किसी भी होटल बिजनेस में कितना होता है, और वही अगर मार्जिन बुक शो कर रही है क्लाइंट की तो आपको सब कुछ ठीक लगेगा. लेकिन एक होटल बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज होता है मान लो 10% और आपके क्लाइंट का ग्रॉस मार्जिन परसेंट दिख रहा है मान लो 40%, तो यहाँ पे बहुत बड़ा वेरिएशन है. आपको मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा कि इतना मार्जिन का डिफरेंस क्यों है आपके होटल में और दूसरी होटल में, और अगर मैनेजमेंट इसको बराबर एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करना होगा. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है कि पिलफरेज एक बड़ा प्रॉब्लम है. इसमें हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने सेम क्वेश्चन के टाइम रिपीट करी, फिर हमने बोला मैनेजमेंट कंट्रोल लगाएगा, फिर हमने बोला मैनेजमेंट को ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करना चाहिए, प्रॉफिट पे बहुत ध्यान देना चाहिए, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट बनाना चाहिए और उससे एक्चुअल प्रॉफिट को कंपेयर करना चाहिए. फिर हमने बोला ऑडिटर ने ट्रेडिंग अकाउंट जो मैनेजमेंट ने प्रिपेयर किया है वो मांगना चाहिए, ठीक है, ही शुड ऑब्टेन ट्रेडिंग अकाउंट्स रेगुलरली प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड सी इफ देयर इज एनी ह्यूज वेरिएशंस बिटवीन एंटीसिपेटेड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट एंड हेंस ही शुड आस्क रीजन फॉर द सेम. उसके बाद में हमने पढ़ा कि क्लाइंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो ट्रांजिएंट नेचर के होते हैं, इसके लिए एक ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज जो हर होटल में एप्लीकेबल होता है ऑडिटर को वो देखना चाहिए, एंड उसको देखना चाहिए कि एक्चुअल मार्जिन परसेंटेज है उससे ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज कितना डिफरेंट है और उसके रीजन उसको पूछने चाहिए. उसके बाद हमने देखा कि जो टैक्सेस कलेक्टेड है ऑक्यूपेंट्स ऑफ फूड पे जो हम खाते हैं उसमें जो टैक्सेस कलेक्टेड है वो टैक्सेस जो है वो प्रॉपर अथॉरिटीज को टाइमली अपना क्लाइंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्लाइंट टाइमली इट इज डिपॉजिटेड टू प्रॉपर अथॉरिटीज और नॉट. Question number 2. From lessee perspective, highlight main differences between an operating lease and finance lease only in relation to accounting treatment and tax benefit. वो बोलता है लेसी के पर्सपेक्टिव, लेसी मतलब जो लीज पे ले रहा है, ठीक है, लेसी के पर्सपेक्टिव से आपको देखना है कि ऑपरेटिंग लीज में और फाइनेंस लीज में डिफरेंस क्या है. ये भी May 24 आरटीपी क्वेश्चन है. Accounting treatment. Operating lease is generally treated like a renting agreement. Lease payments are treated as operating expenses and asset does not appear as an asset in the leases. देखो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि आप ये एडवांस अकाउंट्स में डेफिनेटली पढ़ने वाले हो. ऑपरेटिंग लीज अगर हम लेसी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो केवल एक खर्चा है, क्योंकि फाइनेंस लीज में एक एसेट बनता है लेसी के पर्सपेक्टिव में, लेसी के बुक्स में, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में एसेट नहीं बनता, वो उसका खर्चा है. तो यहाँ पे लिखा है हेंस एसेट ओनरशिप इज कंसीडर्ड of that of the lessee and thus appears on the balance sheet of the lessee. ये किसकी बात कर रहा है, वो फाइनेंस लीज की. देखो यहाँ पे फाइनेंस लीज लिखा है, लेकिन ऑपरेटिंग लीज उसने क्या बोला कि वो एक रेंटिंग अरेंजमेंट है और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और एसेट अपीयर नहीं करता है लेसी के बैलेंस शीट, राइट. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में सिंपल डिफरेंस है कि ऑपरेटिंग लीज में लेसी की बुक्स में ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल के आएगा, एसेट बोल के नहीं आएगा, लेकिन फाइनेंस लीज में लेसी की बुक्स में वो एसेट बोल के आएगा, रेंटिंग एग्रीमेंट बोल के नहीं आएगा. टैक्स बेनिफिट क्या है ऑपरेटिंग लीज पेमेंट में, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज पेमेंट जो होते हैं उनको खर्चा माना जाता है, जैसे कि रेंटिंग में होता है तो उसको खर्चा का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन हाउएवर नो डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम बाय द लेसी. लेकिन फाइनेंस केस के लीज में लेसी कैन क्लेम बोथ इंटरेस्ट एज वेल एज डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो लोन के ऐसा ट्रीट होता है. तो फाइनेंस लीज के केस में लेसी को बेनिफिट होता है टैक्स में, क्योंकि वो एसेट का डेप्रिसिएशन जो है उसका भी वो उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, प्लस जो लीज पेमेंट्स है उस पर जो इंटरेस्ट है उसका भी उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा. ये आप एडवांस अकाउंट्स में बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, इसके लिए मैं इसको बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं समझा सकता. अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, सितंबर 2024 आरटीपी क्वेश्चन है. ये है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर.
इसके ऊपर हमने 2 लेक्चर में पूरा कवर किया है और बहुत डिटेल में मैंने इसमें लर्निंग कराई थी आपको। सेक्शन 77 जो है स्टेट्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मे एट एनी टाइम बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट अ स्पेशल ऑडिट of multi-state cooperative society accounts for such period as may be specified in the order shall be conducted। हमने सेक्शन 77 पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे स्पेशल ऑडिट डिक्लेयर कर सकता है, स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए बोल सकता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। फर्दर इट मे बाय द सेम ऑर्डर अपॉइंट आइदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर हिमसेल्फ, या तो वो सीए को अपॉइंट कर सकता है या वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है टू कंडक्ट द स्पेशल ऑडिट। अंडर व्हिच सर्कमस्टेंसेस सच पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट का पावर एक्सरसाइज कर सकता है? आंसर देखेंगे, बहुत सिंपल सा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू ऑर्डर स्पेशल ऑडिट, ठीक है, वेयर इट इज ऑफ द ओपिनियन। कौन? जब सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि द अफेयर्स ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो अफेयर्स है, मतलब जो डे टू डे वो लोग कामकाज कर रहे हैं, आर नॉट बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल रीड एंड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन होती है कुछ उद्देश्य से, कुछ ऑब्जेक्टिव से, कि हम लोगों की मदद करेंगे, हम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे, हम कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे, हमारा ओनली ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अफेयर्स है वो इस तरीके वो सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल रीड और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आर नॉट बीइंग, देखिए क्या लिखा है, नॉट बीइंग मैनेज्ड, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल रीड एंड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस और विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि 5 चीजों के हिसाब से बिजनेस नहीं हो रहा है। एक सेल्फ हेल्प, म्यूचुअल रीड, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, प्रूडेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स। ठीक है, और या फिर एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, दैट एनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज बीइंग मैनेज्ड इन अ मैनर लाइकली टू कॉज सीरियस इंजरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड इंडस्ट्री। ट्रेड इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी होगी, इस तरीके से वो लोग कामकाज कर रहे हैं। मतलब जियो ने जो मार्केट को आके थ्रेश किया था, तो एक बहुत बड़ा इंजरी हुआ था टेलीकॉम इंडस्ट्री को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट डिक्लेयर कर सकती है। और थर्ड, that the financial position of any multi-state cooperative society is such as to endanger its solvency। किसी भी मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनेंशियल पोजीशन इतना बेकार है कि अब उसका आगे चलना, उसकी बैंकरप्सी बहुत नियर है, उसकी सॉल्वेंसी पे बहुत बड़ा डेंजर है, ठीक है, तो वो स्पेशल ऑडिट ऑर्डर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एनजीओ। देखो हमारे रेगुलर लेक्चर में और इसमें डिफरेंस इतना है कि रेगुलर लेक्चर में मैं एक ही चीज को 4-4 बार लर्न करा रहा हूँ और 5वीं बार में उसको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए वो बाय हार्ट वहीं पे हो जाता है। ये एक रिवीजन सीरीज। एन एनजीओ बेस्ड इन कोलकाता कलेक्टेड सिग्निफिकेंट डोनेशंस फॉर फ्लड विक्टिम्स इन बिहार। एक एनजीओ है, उसने बहुत डोनेशंस लिए बिहार में बाढ़ आई थी उसके लिए। द फंड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस एनजीओस ऑपरेटिंग इन बिहार टू सपोर्ट द रिलीफ एफर्ट्स। और उन्होंने जो फंड्स कलेक्ट किए वो अलग अलग एनजीओ को दे दिए ताकि वो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर सके। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ दिस एनजीओस अकाउंट्स फॉर द ईयर इन विच इट कलेक्टेड एंड डिसबर्स दिस डोनेशन। और आपको ऑडिटर बनाया है इस एनजीओ का जिसने पैसा कलेक्ट किया और दूसरे एनजीओ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसका। आपको एक ऑडिट प्रोग्राम ड्राफ्ट करना है टू ऑडिट द रिसिप्ट्स ऑफ डोनेशन एंड द रेमिटेंस ऑफ द कलेक्टेड फंड्स टू डिफरेंट एनजीओ। ठीक है, जो ये रिसिप्ट जो आपने फंड्स कलेक्ट किए और जो दूसरे एनजीओ को दिए हैं, इसको ऑडिट करने के लिए आप एक ऑडिट प्रोग्राम बनाइए कि आप क्या क्या ऑडिट पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करोगे, क्या क्या एरियाज इसमें इंक्लूड करोगे। ये जनवरी 2025 के आरटीपी क्वेश्चन है और डिटेल में हमने हमारे रेगुलर लेक्चर में इसको डिस्कस किया है। रिसिप्ट्स ऑफ डोनेशन, ठीक है, सबसे पहला आप देखोगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, उसके बाद में देखोगे कस्टडी ऑफ रिसिप्ट बुक्स किसके पास में है, उसके बाद देखोगे रिसिप्ट ऑफ चेक्स कौन करता है और बैंक रिकंसिलिएशन कैसे होता है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम particularly with reference to division of responsibilities in respect of authorized collection of donations। ठीक है, आप देखोगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, ठीक है, स्पेसिफिकली डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज कैसी है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैश कैसे हो रहा है, इन सब चीजों को लेके डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज कैसी है। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट ये हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है, इसको आप बॉक्स कर सकते हो। ठीक है, कस्टडी ऑफ रिसिप्ट बुक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम रिगार्डिंग इशू ऑफ रिसिप्ट बुक्स whether unused receipt books are returned and the same are verified physically
इंक्लूडिंग चेकिंग ऑफ नंबर ऑफ रिसीट बुक्स एंड सीक्वेंस ऑफ नंबरिंग देयरइन। ठीक है, जैसे आप कभी भी किसी को भी देते हो, कभी भी किसी को भी आप जब डोनेशन ले रहे हो, इस तरीके से एक रिसीप्ट बुक फटती है, इस तरीके से एक रिसीप्ट बुक फटती है, राइट? इस पे नाम वगैरह सब लिखा होता है, तो ये इसको बोलते हैं रिसीप्ट बुक। तो आपको देखना है कि ये रिसीप्ट बुक की कस्टडी किसके पास में है, ये रिसीप्ट बुक कौन दे रहा है, और जो अनयूज रिसीप्ट बुक है वो कहाँ पे स्टोर्ड है। ये सब सीरियली नंबर होते हैं, रिसीप्ट नंबर 1 2 3, इनमें जो बिल्स होते हैं ना उन पे नंबरिंग होती है, तो सीक्वेंस ऑफ नंबरिंग आपको चेक करनी है कि बीच का कोई बिल फटा तो नहीं है ना, कि कोई एम्प्लॉय ने फाड़ के रिसिप्ट दे के पेमेंट ले लिया और अपने जेब में रख लिया। तो आपको देखना है कस्टडी ऑफ रिसिप्ट बुक लेके कि वो सब बराबर है कि नहीं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम, क्या सिस्टम है इस एनजीओ में, क्या सिस्टम है रिगार्डिंग इश्यू ऑफ रिसिप्ट बुक्स। ठीक है, अनयूज रिसिप्ट बुक जो है वो रिटर्न हो रही कि नहीं हो रही है। हमने 10 रिसिप्ट बुक उनको दिए जो कलेक्ट कर रहे हैं, तो 5 यूज हुई, 5 यूज नहीं, तो अनयूज वाली वापस लिए नहीं लिए। इस तरीके से आपको देखना है कि रिसिप्ट बुक के ऊपर सिस्टम क्या है। रिसिप्ट ऑफ चेक्स, रिसिप्ट बुक शुड है कार्बन कॉपी, है ना, इस तरीके से कार्बन कॉपी भी इसमें होनी चाहिए, रिसिप्ट बुक के अंदर ही कार्बन कॉपी होनी चाहिए। इस तरीके से हम जब रिसिप्ट फाड़ के देते हैं तो इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी, ये कार्बन कॉपी है। तो इस तरीके से कार्बन कॉपी, रिसिप्ट बुक शुड हैव कार्बन कॉपी फॉर डुप्लीकेट रिसिप्ट, है ना। अपन एक फाड़ के देते हैं और कार्बन कॉपी से एक डुप्लीकेट अपने आप तैयार हो जाता है। कार्बन कॉपी क्या होता है, आपने पेज पे कोई लिखा और उसके नीचे कार्बन पेपर है तो नीचे पूरा छप जाता है। तो आपको देखना है कि रिसिप्ट बुक जो है उन पे कार्बन कॉपी है ताकि डुप्लीकेट रिसिप्ट क्रिएट हो रही है, एंड साइन बाय अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, और एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ने रिसिप्ट के ऊपर साइन किया है। ऑल डिटेल्स रिलेटिंग टू द डेट ऑफ चेक, बैंक्स नेम, डेट, अमाउंट शुड बी क्लियरली स्टेटेड, और रिसिप्ट के ऊपर आपको क्लियरली लिखना है कि ये पेमेंट आया है, ये एसबीआई बैंक से आया है, चेक नंबर ये है, एटसेट्रा। उसके बाद में बैंक रिकंसिलेशन, reconciliation of bank statement with reference to all cash deposits, not only with reference to the date and amount but also with reference to receipt book। ठीक है, आपको प्रॉपर एक रिकंसिलेशन लेना है कि कितना कैश डिपॉजिट हुआ, सिर्फ अमाउंट और डेट के हिसाब से नहीं, लेकिन रिसिप्ट बुक में कितना कैश लिखा हुआ है कि हमने कितनी रिसिप्ट फाड़े और बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ, इसका भी रिकंसिलेशन होना चाहिए। तो जब हम इस एनजीओ का हम लोग कलेक्शन ऑफ डोनेशन का ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं, तो 4 चीजें अपने को देखनी है। एक अपने को देखना है कि इसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, राइट। एक अपने को देखना है रिसीप्ट बुक के ऊपर, कस्टडी ऑफ रिसीप्ट बुक के ऊपर क्या सिस्टम है। उसके बाद में अपने को देखना है कि रिसीप्ट ऑफ चेक्स को लेके क्या सिस्टम है, और उसके बाद हमको देखना है बैंक रिकंसिलेशन। रिसीप्ट ऑफ चेक में हमने पढ़ा कि जो रिसीप्ट बुक है उनमें कार्बन कॉपी रहनी चाहिए और उनमें डुप्लीकेट जो अपना रिसीप्ट है वो क्रिएट होना चाहिए, और रिसीप्ट बुक पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि चेक नंबर क्या है, बैंक का नाम क्या है, एटसेट्रा। उसके बाद में कैश रिसिप्ट, रजिस्टर ऑफ कैश डोनेशंस टू बी वाउच मोर एक्सटेंसिवली, है ना। ये तो हो गई चेक की बात। अब जो क्लियरली कैश में अपने को डोनेशन मिल रहा है तो एक कैश डोनेशन रजिस्टर बनता है जिसमें सारी डिटेल्स भी मेंशन होती है। इफ एड्रेसेस आर अवेलेबल ऑफ डोनर्स हु हैड गिवन कैश, द सेम मे बी क्रॉस चेक्ड बाय आस्किंग द एंटिटी टू पोस्ट थैंक यू लेटर्स मेंशनिंग द अमाउंट, डेट एंड रिसिप्ट नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कंफर्मेशन। अगर मान लो रजिस्टर पे लिखा है कि ये कैश किसने दिया है और उसका एड्रेस क्या है, तो उसके एड्रेस पे एक थैंक यू लेटर भिजवा दो एनजीओ के मैनेजमेंट की तरफ से, ताकि हमको मालूम पड़ जाए कि एक्चुअली उसने कैश दिया है ना, और वो थैंक यू का मैसेज उस तक पहुंचे। उसके बाद में फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर कोई रिसीव हुआ है तो स्पेशल अटेंशन आपको देना है रिगार्डिंग द कंप्लायंस विद एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो भी लॉज एंड रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लाई हुए हैं क्या इन केस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद में आता है रेमिटेंसेस ऑफ डोनेशंस टू डिफरेंट एनजीओस, रेमिटेंस ऑफ डोनेशन टू डिफरेंट एनजीओस। आप ये तो हो गई कि आप जब कलेक्ट कर रहे हो किसी भी आपदा के लिए आप पैसे कलेक्ट कर रहे हो, तो आप ये 6 पॉइंट्स देखोगे जो हमने अपने डिस्कस किए हैं। 6 पॉइंट्स कौन से हैं? ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में चेक करेंगे, रिसिप्ट बुक का कस्टडी चेक करेंगे, चेक रिसिप्ट चेक करेंगे, जो चेक में हमको रिसिप्ट मिली है वो चेक करेंगे। उसके बाद में हम बैंक रिकंसिलिएशन चेक करेंगे, उसके बाद में कैश रजिस्टर चेक करेंगे और फॉरेन कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे। अब आते हैं रेमिटेंसेस ऑफ डोनेशन टू डिफरेंट एनजीओस। मोड ऑफ सेंडिंग रेमिटेंसेस, ऑल रेमिटेंसेस आर थ्रू अकाउंट पे चेक्स। जो भी आप एनजीओ को रेमिटेंस दे रहे हो आप कैश में मत दीजिए, अकाउंट पे चेक। ठीक है, जिसको हम ऊपर से क्रॉस करते हैं, सामने आपने पढ़ा होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, तो अकाउंट पे चेक के थ्रू आप उनको रेमिटेंसेस दे दीजिए। ठीक है, कंफर्मिंग रिसिप्ट ऑफ रेमिटेंसेस, ऑल रेमिटेंसेस आर सपोर्ट बाय रिसिप्ट्स एंड एक्नॉलेजमेंट। जो एनजीओ को आपने रेमिटेंस दिया है, पैसा दिया है, उनसे अपने को एक्नॉलेजमेंट लेना है कि भाई हाँ आपने पैसा रिसीव किया है, ताकि हमको एक बार सिक्योरिटी रहे कि पैसा उन्हीं को गया है जिनको हमको देना था। आइडेंटिटी, recipient NGO is a genuine entity, verified address, ATG registration number, etc. जो रेसिपिएंट एनजीओ है जिनको आप पैसा दे रहे हो वो एक जेन्युइन एंटिटी है, ये आपको चेक करना है। एटीजी, इनकम टैक्स में एक सेक्शन एटीजी है,
उस पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सारे एनजीओ को, तो वो देखो कि उसका एडीजी का रजिस्ट्रेशन है क्या, उसका एड्रेस कहाँ है, कहाँ से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, वो आपको देखना है। तो 3 चीज़ अभी तक हमने पढ़ी कि आप मोड ऑफ सेंडिंग रेमिटेंस क्या है, आप अकाउंट पे ही चेक के थ्रू सेंड करोगे, एक्नॉलेजमेंट लोगे और देखो कि वो एंटिटी जेन्युइन है क्या। फिर एक आता है डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर कि हमने डायरेक्टली कंफर्मेशन लेटर सेंड किए हैं उन एंटिटीज को जिनको अपन ने डोनेशन दिया है, उन एनजीओ को, और उनसे पूछा है कि आपको डोनेशन मिला है क्या। सेंड कंफर्मेशन लेटर्स टू द एंटिटीज टू हुम द डोनेशंस हैव बीन पेड। उसके बाद में डोनेशन यूटिलाइजेशन, हमने जब उनको डोनेशन किया था तो उनको बोला था बिहार में फ्लड आया है, उसी पर्पस के लिए आपको डोनेशन यूज करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किस पर्पस के लिए किया, यूटिलाइजेशन ऑफ डोनेशन फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू सुनामी विक्टिम्स एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पसेस, है ना, कि आप डोनेशन का यूटिलाइजेशन कर रहे हो ओनली सुनामी विक्टिम, क्योंकि फ्लड आया है ना, उन्हीं के लिए आपको यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि आपने डोनेशन लिया तो सुनामी के लिए है और एजुकेशन के लिए उसको यूज कर रहे हो। और लास्ट है सिस्टम ऑफ एनजीओ सिलेक्शन, सिस्टम ऑफ एनजीओ सिलेक्शन, कि आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हो कि आपको कौन से एनजीओ को डोनेशन देना है और कौन से एनजीओ को डोनेशन नहीं देना है। ठीक है, इस तरीके से रेमिटेंसेस को हमने लर्न किया कि कंफर्मिंग रिसिप्ट ऑफ रेमिटेंस, ठीक है, कि आपने जब रेमिटेंस दिया तो आप किस तरीके से, किस मोड से, सॉरी, कंफर्मिंग रिसिप्ट ऑफ रेमिटेंस कि आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, मोड ऑफ रेमिटेंस आपने कैसे रेमिटेंस दिया, अकाउंट पे चेक के थ्रू दिया, उसके बाद में आइडेंटिटी की, वो एनजीओ जो है वो जेन्युइन आइडेंटिटी है या नहीं, जेन्युइन है कि नहीं है, आप एनजीओ को सिलेक्ट कैसे करते हो, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर आपको एनजीओ से लेना है, और यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स, जिस पर्पस के लिए आपने डोनेशन दिया है उसी पर्पस के लिए वो यूज होना चाहिए। उसके बाद में आ जाओ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। A government department has been allocated a budget for infrastructure development. During the audit, the auditor observes the following. एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनको बजट दिया गया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप जब वो डिपार्टमेंट को ऑडिट कर रहे थे तो आपको नीचे नीचे दिए गए पॉइंट्स आपको समझ में आए, आपने ऑब्जर्व किए। पहला कि सम पेमेंट्स वर प्रोसेस्ड विदाउट प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के कुछ पेमेंट प्रोसेस हो गए थे। A large-scale project was implemented, but no assessment has been made regarding the expected benefits were achieved or not. एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस डिपार्टमेंट ने एक बनाया तो है, लेकिन उसका कोई सर्वे नहीं हुआ कि जिस पर्पस के लिए वो बना था क्या वो पूरे बेनिफिट्स उसमें से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। थर्ड, फंड्स वर यूटिलाइज्ड फ्रॉम एन अकाउंट फॉर विच नो बजटरी प्रोविजन वाज मेड। एक ऐसे अकाउंट से फंड यूटिलाइज हुए थे जिनमें जिसमें कोई बजटरी प्रोविजन बनाया नहीं था, मतलब उस अकाउंट को कोई बजट अलॉकेट हुआ नहीं था, लेकिन उससे पैसा यूज हुआ है। ठीक है, सर्टेन एक्सपेंडिचर्स वर मेड विदाउट फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फाइनेंशियल रेगुलेशंस। ठीक है, कुछ एक्सपेंडिचर किए हैं बिना फाइनेंशियल रेगुलेशन को फॉलो किए हुए। There were instances of unnecessary spending that did not align with the financial propriety. फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी का प्रिंसिपल हमने लेक्चर में हमारे रेगुलर पढ़ा है कि फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी क्या बोलता है कि आपको खर्चा करते वक्त, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को खर्चा करते वक्त ये सोचना चाहिए कि अगर वो खर्चा आपकी जेब से होता, ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से करते हैं। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस आपने नोटिस किए जहाँ पे अननेसेसरी स्पेंडिंग हुई है, ठीक है, अगर आप खुद की जेब से करते तो वो खर्चा जरूर नहीं करते। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल टू ईच ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, है ना, हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए किस तरीके का ऑडिट होता है, किस तरीके का ऑडिट एप्लीकेबल है। ये अपन ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑडिट में बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है इस चीज को कि कौन से इसमें किस किस तरीके का ऑडिट होता है। देखते हैं। सबसे पहला, द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट में सबसे बड़ा ऑडिट होता है गवर्नमेंट के खर्चे का ऑडिट करना। द बेसिक स्टैंडर्ड सेट फॉर ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर आर टू एंश्योर दैट देयर इज प्रोविजन ऑफ फंड्स, ठीक है, कि किसी भी खर्चे के लिए, मान लो अपने को बनाना है हाईवे, ठीक है, तो हाईवे बनाने के लिए सबसे पहले प्रोविजन ऑफ फंड्स होना चाहिए, मतलब उसके लिए फंड्स को सेट असाइड करना चाहिए। उसके बाद में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको अप्रूव करना चाहिए, है ना, ऑथराइज करना चाहिए कि हाँ भाई खर्चा कर लो। उसके बाद में एक लिमिट फिक्स होनी चाहिए कि भाई तुम 100 करोड़ के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते ताकि वेस्टेज ऑफ मनी रुक सके, है ना, विद इन विच द एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड। ये तीन चीज आपको जनरली देखनी होती है इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑडिट। अब देखो, व्हेन द पेमेंट्स आर प्रोसेस्ड विदाउट प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो हमने पहले वाला पढ़ा, एन ऑडिट ऑफ सैंक्शंस इज रिक्वायर्ड, है ना, याद आ गया। सबसे पहला ऑडिट ऑफ सैंक्शंस, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो खर्चा हुआ है वो प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सैंक्शन किया या नहीं किया, ठीक है। दिस एंश्योर्स दैट देयर इज अ सैंक्शन आइदर स्पेशल और जनरल अकॉर्डेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑथराइजिंग द एक्सपेंडिचर। इन केसेस वेयर अ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हैज बीन इंप्लीमेंटेड और उससे कोई बेनिफिट हमको नहीं मिल रहा है, किसी ने असेस नहीं किया, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑडिट, राइट। इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, पता था ना, ट्रिपल ई वो है ये। परफॉर्मेंस ऑडिट जरूरी है। दिस टाइप ऑफ ऑडिट एंश्योर्स दैट वेरियस प्रोग्राम्स, schemes and projects
where large financial expenditure has been incurred, जहाँ पे बड़ा बड़ा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर इंकर हुआ था, वो इकोनॉमिकली रन हो रहे हैं एंड आर यील्डिंग रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। ठीक है, वो इकोनॉमिकली रन हो रहे हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वो लोग यील्ड कर रहे हैं। उसके बाद में व्हेन फंड्स वर यूटिलाइज्ड फ्रॉम एन अकाउंट फॉर व्हिच नो बजटरी प्रोविजन वाज मेड, एन ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स इज कंडक्टेड। है ना, ये भी हमने पढ़ा था, प्रोविजन ऑफ फंड्स, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। दिस एंश्योर्स दैट, ये एंश्योर करता है there is proper provision of funds out of which expenditure can be incurred and the same has been authorized by competent authority। एक proper provision of funds है जिससे हम expenditure incur कर सकते हैं। If expenditure are made without adhering to the prescribed financial regulations, an audit against rules and orders is applicable। अगर rules and order को follow नहीं किया गया है तो audit against rules and order हमको लगाना पड़ेगा। ये ensure करता है that the expenditure incurred conforms to the relevant provisions of the statutory enactment। जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है वो स्टैट्यूटरी एनेक्टमेंट के प्रोविजंस को कंफर्म करता है, मतलब उसके अकॉर्डेंस में हुआ है, एंड इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किए हैं उसके हिसाब से ये खर्चा हुआ है। इंस्टेंसेस ऑफ अननेसेसरी स्पेंडिंग दैट डू नॉट अलाइन विद फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी, ये फॉलो होता है प्रोप्राइटरी ऑडिट में। ये तो अपने वर्ल्ड में पढ़ा है कि प्रोप्राइटरी ऑडिट में वो देखता है कि एक्सपेंडिचर इंकर्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी। ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी जो होते हैं उसके हिसाब से ये खर्चा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, संस्कार फाउंडेशन इज एन एनजीओ फॉर ऑर्फन ऑफ चिल्ड्रन। They have received voluntary contribution of 50 lakhs from the promoters, specifying that 20 lakhs are towards corpus and 30 lakhs are towards revolving fund। Explain the terms corpus contribution and revolving fund। यहाँ पे आपको डेफिनेशन देखो, ये सब इररिलेवेंट है। क्वेश्चन क्या है, बस इतना सा क्वेश्चन है। करेक्ट है कि कॉर्पस कंट्रीब्यूशन और रिवॉल्विंग फंड का डेफिनेशन बताइए क्या होता है। ठीक है, सो द डोनर्स आर जनरली रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई वेदर द डोनेशन गिवन बाय देम शैल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस। ठीक है, जब भी आप किसी कॉर्पस, सर कॉर्पस क्या होता है? कॉर्पस मतलब कि किसी पर्पस के लिए आप फंड दे दो, कि मैं मान लो तिरुपति टेम्पल में फंड दे रहा हूँ कि भगवान का सोने का मुकुट बनना चाहिए, तो ये हो गया कॉर्पस, एक पर्पस के लिए हमने फंड दिया है। और रिवॉल्विंग फंड क्या होता है कि जो भी रोजमर्रा की खर्चे तिरुपति टेम्पल के है उसके लिए मैं ये फंड दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों का डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप फंड दे रहे हो, आपको अगर आप कॉर्पस के लिए दे रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है कि ये फंड मैं कॉर्पस के लिए दे रहा हूँ, अदरवाइज अज्यूम किया जाएगा कि आप रिवॉल्विंग फंड के लिए दे रहे हो। Such contributions are generally given with reference to total funds as required by NGO। The objective of a contribution towards a revolving fund is to rotate the amount by giving temporary loans from the fund to other NGO, ठीक है, or beneficiaries for their project and then recover the loan so as to give temporary loans again and so on। ठीक है, आप किसी एनजीओ को फंड दे दो, मैंने जो एग्जांपल दिया वो एक टेम्पल को लेके दिया। अगर एनजीओ के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो रिवॉल्विंग फंड बहुत सिंपल है कि पैसा पड़ा है, एनजीओ के पास में पैसा पड़ा है, एनजीओ को ये पैसा पड़े पड़े क्या काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, है ना। तो एनजीओ ये करती है, दूसरे एनजीओ को लोन देती है ना, शॉर्ट टर्म के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और देन वो लोन वापस दे देती है। इससे फायदा क्या है कि 6 महीना 1 साल का इंटरेस्ट जो है वो एनजीओ कमा लेगा। तो टेम्पररी लोन जो है वो देती है एनजीओ, ठीक है, फ्रॉम द फंड टू अदर एनजीओ या फिर बेनिफिशियरीज उनके प्रोजेक्ट के लिए, एंड देन रिकवर करती है लोन को, सो एंड वापस से वो टेम्पररी लोन देती है, और इस तरीके से साइकिल वो करती रहती है। However, any interest earned from the beneficiary on such temporary loans from the revolving fund could be either added back to the fund or credited to the income expenditure account। या तो उसको फंड में ही आप इंटरेस्ट जो भी कमाया वो फंड में ही आप उसको इंक्लूड कर दो, या फिर उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम के तौर पे दिखा दो। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये सितंबर 24 एग्जाम क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट यू हैव नोटिस सम सीरियस इरेगुलरिटीज in the working of the society। Enumerate those special matters for reporting। आपने क्या किया, आपने सीरियस इरेगुलरिटी देखी सोसाइटी की वर्किंग में। अब आप बताइए कि आप रजिस्ट्रार को क्या क्या ऐसे स्पेशल मैटर्स है जो आप रजिस्ट्रार को बोलोगे इन केस ऑफ सीरियस इरेगुलरिटी। ठीक है, तो पहला, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इफ द ऑडिटर नोटिसेस दैट देयर आर सम सीरियस इरेगुलरिटीज। आप ऑडिट कर रहे हो और ऑडिट के दौरान आपने नोटिस किया कि कुछ सीरियस इरेगुलरिटीज हो रही है सोसाइटी के अंदर, तो in the working society he may report these special matters to the registrar, ताकि स्पेशल अटेंशन हम रजिस्ट्रार को ले सके कि भैया देख ले क्या करना है इसका। The registrar on receipt of such special report may take necessary action against the society। और जब रजिस्ट्रार को ऐसी कोई रिपोर्ट मिली तो वो नेसेसरी एक्शन सोसाइटी के अगेंस्ट ले सकता है। इन द फॉलोइंग केसेस, इन नीचे दिए गए केसेस में ये जरूरी होगा ऑडिटर के लिए कि वो एक स्पेशल रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार को दे। वो केसेस कौन से है? पहला,
कि जो सोसाइटी के जो मेंबर्स है मैनेजिंग कमेटी के, वो खुद का पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे हैं, सोसाइटी के पैसे से खुद का पर्सनल प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब जो भी टेंडर देना है, जो भी सप्लाई देना है, वो खुद की ही दूसरी फर्म को दे रहे हैं। तो पर्सनल प्रॉफिटिंग बाय द मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमिटी इन ट्रांजैक्शंस ऑफ द सोसाइटी, अगर ऐसा है तो ये मैटर में आपको रजिस्ट्रार को डेफिनेटली रिपोर्ट करना चाहिए, विच आर अल्टीमेटली डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, और जिससे सोसाइटी के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है, तो आप डेफिनेटली उसको रिपोर्ट करोगे, किसको, रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करोगे। तो पहला क्या आता है, पर्सनल प्रॉफिटिंग, यहाँ पे आप बॉक्स कर दो पर्सनल प्रॉफिटिंग। सेकंड, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, परचेजेस, प्रॉपर्टी एंड स्टोर्स ऑफ द सोसाइटी। आपने फ्रॉड डिटेक्ट किया, क्या किया, आपने फ्रॉड डिटेक्ट किया, सोसाइटी को लेकर आपने फ्रॉड डिटेक्ट किया, तो आपको उसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आएगा डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। फिर आता है स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ मिसमैनेजमेंट। आपको बहुत सारा लग रहा है कि बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, प्रॉपर किसी को पता नहीं क्या करना है, मतलब बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा है सोसाइटी के अंदर, तो भी आप रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करोगे। और इन केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, डिसप्रपोर्शनेट एडवांसेस टू द वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है, अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो आप देख रहे हो कि सिर्फ कुछ ग्रुप्स को, सिर्फ कुछ कास्ट को, मान लो गुजराती समाज को या मारवाड़ी समाज को, सिर्फ कुछ समाज को ज्यादा लोन दिए जा रहे हैं, ठीक है, या बिना कागजात के लोन दिए जा रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रार को डेफिनेटली बोलोगे कि यहाँ पे एक भेदभाव हो रहा है, सच एज रिलेटिव्स ऑफ मैनेजमेंट या डेलिब्रेट नेग्लिजेंस अबाउट द रिकवरी ऑफ देयर ऑफ, उनसे रिकवरी भी नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के रिकवरी डिले कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को या मैनेजमेंट के रिलेटिव को, तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो बताइए ऐसे स्पेशल मैटर्स क्या है, ठीक है, जिस केस में आप इसको रिपोर्ट करोगे रजिस्ट्रार को सोसाइटी के केस में। तो पहला है पर्सनल प्रॉफिटिंग हो रहा है, ठीक है, मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, फ्रॉड का डिटेक्शन हो गया, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के केस में डिसप्रोपोर्शनेट एडवांसेस जा रहे हैं वेस्टेड ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। P Financial Services Limited is a leasing and hire purchase company. You as an auditor of PFSL are in the process of examining finance lease agreements executed by them for equipment given on lease. Which point shall be noted by you while examining a particular finance lease agreement? देखो क्वेश्चन यही से चालू होता है, ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन कि आप एक फाइनेंस लीज एग्रीमेंट को एग्जामिन करिए, बताइए क्या पॉइंट आप ध्यान में रखोगे। सितंबर 24 की एग्जाम में पूछा गया फाइनेंस लीज एग्रीमेंट के केस में, ठीक है। द लीज एग्रीमेंट शुड बी एग्जामिन्ड एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स मे बी नोटेड। अब क्या क्या नोट करना है, ध्यान से सुनिए। पहला, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसर। अब भैया लेसर कौन है, किसने लीज पे दिया है, द लेसी किसने लीज पे लिया है, इक्विपमेंट क्या है, कौन सा इक्विपमेंट की बात हो रही है, एंड लोकेशन वेयर द इक्विपमेंट इज टू बी इंस्टॉल्ड, कहाँ पे ये लोकेशन है जहां पे ये इक्विपमेंट को हमको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये चार चीज, ये सबसे पहले अपन देख लेंगे लीज एग्रीमेंट में। हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंस लीज एग्रीमेंट को चेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में कितने टेन्योर की लीज है ना, द अमाउंट ऑफ टेन्योर ऑफ लीज, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, लेट चार्जेस क्या है ना, और डिपॉजिट और एडवांसेस एटसेट्रा शुड बी नोटेड। कितने साल की लीज है, कब कब पेमेंट करना है, अगर पेमेंट लेट हुआ उसके चार्जेस क्या है, whether the equipment shall be returned to the lessor on termination of the agreement and the cost shall be borne by the lessee, ठीक है। क्या एग्रीमेंट होने के बाद में, क्योंकि जनरली फाइनेंस लीज में क्या होता है, एग्रीमेंट होने के बाद में लेसी वो इक्विपमेंट खरीद लेता है, तो हमको ये देखना है कि क्या ये इक्विपमेंट वापस हमको लेसर को देना है एग्रीमेंट टर्मिनेट होने के बाद में, और इसका जो कॉस्ट है क्या वो लेसी बर्न करेगा, इस इक्विपमेंट को यहाँ से उठा के लेसर के प्रोसेस में डालना है, तो ये कॉस्ट कौन बर्न करेगा, राइट। और लास्ट है whether the agreement prohibits the lessee from subletting the equipment and authorizes the lessor to do so, है ना। एग्रीमेंट में लिखा है कि लेसी किसी आगे किसी को रेंट पे नहीं दे सकता, है ना, नहीं तो मालूम पड़ा उसने अपने से रेंट पे लिया और किसी और को रेंट पे दे रहा है, इसको बोलते हैं सबलेटिंग। तो क्या सबलेटिंग अलाउड है, ठीक है, क्या लेसर ये ऑथराइज करता है कि सबलेटिंग कर सके। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आप फाइनेंस लीज एग्रीमेंट को चेक कर रहे हो तो क्या पॉइंट नोटिस करोगे, तो आप क्या क्या, बहुत सिंपल सा क्या क्या नोटिस करोगे, लेसर का नाम क्या है, लेसी कौन है, लोकेशन क्या है जहाँ पे गुड्स डालने हैं, टेन्योर क्या है ना। उसके बाद में लेट चार्जेस है तो क्या है, पेमेंट कब देना है लीज का, उसके बाद में क्या एग्रीमेंट खत्म होने के बाद में ये इक्विपमेंट लेसर को वापस देना है क्या, और लास्ट हमने देखा जो एग्रीमेंट है क्या वो सबलेटिंग प्रोहिबिट करता है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो आप बॉक्स करो ताकि आपको जल्दी से याद रहे। क्वेश्चन नंबर 9, हेल्पिंग हैंड्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जनवरी 25 का एग्जाम का क्वेश्चन है। हेल्पिंग हैंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स सिंस लास्ट 10 ईयर। पिछले 10 सालों से वो मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। गवर्निंग बॉडी ऑब्जर्व्ड दैट द सोसाइटी had some idle funds during the financial year 23-24 and considering the equity markets growth,
डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द सेम इन द ब्लू शीट म्यूचुअल फंड। यहाँ तक क्या है, कुछ भी नहीं। सोसाइटी बोलती है कि मेरे पास कुछ आइडल फंड्स पड़ा है, मेरे पास कुछ आइडल फंड्स पड़ा है, ये मैं म्यूचुअल फंड में डालती हूँ। ठीक है। डिसीजन ब्रॉड फॉर्च्यून एंड सोसाइटी अर्न हैंडसम रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। अब ये जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया था, इससे बहुत फायदा हुआ सोसाइटी को। ऑडिटर ऑफ द सोसाइटी हाउएवर गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन। ऑडिटर ने एक क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया। क्यों दिया क्या पता। मैनेजमेंट हैज हायर्ड यू। मैनेजमेंट ने आपको हायर किया है टू गाइड वेदर दे वेंट रॉन्ग। मैनेजमेंट बोलता है, मैनेजमेंट ने आपको हायर किया है कि बताइए हमने कुछ गलत किया है क्या। ऑडिटर ने एक क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। उसने क्यों हम क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है, हमने क्या गलती करी है, हमने तो पैसा सिर्फ इन्वेस्ट किया है और उस पर हमने प्रॉफिट कमाया है। गिव योर कमेंट्स कंसल्टिंग सेक्शन 32 ऑफ दैट। 32 क्या बोलता है कि कहाँ कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक सोसाइटी कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है। देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ कर सकती है। एक तो सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नंबर 1। उसके बाद में सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, उसमें जहां जहां लिखा है वहां वहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नंबर 3, शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, डिबेंचर्स में ऑफ एनी अदर सोसाइटी विथ लिमिटेड लायबिलिटी। किसी और सोसाइटी के शेयर्स में या लोन्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन एनी कोऑपरेटिव बैंक अदर देन सेंट्रल एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तो यहाँ कवर हो गया। इसके अलावा भी अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक है तो आप उसको जो जो रजिस्ट्रार ने अप्रूव करी है, ऐसी कोऑपरेटिव बैंक को आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वहां पे आप कर सकते हो। या फिर एनी अदर मनी इज परमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और बोलता है, वहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसी के लिए यहाँ पे गलती कर दी इन्होंने कि उन्होंने लगा दिया म्यूचुअल फंड, और ये गलती के कारण ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ नहीं है, ये आप पढ़ सकते हो, सिंपल है कि व्हाट स्पेशल स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन द वेरिफिकेशन ऑफ फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट। आप जो स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करते हो स्कूल के केस में, इसके स्कूल के केस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में, तो आप क्या क्या चेक करोगे। पहला, चेक द नेम्स एंटर्ड इन द स्टूडेंट फी रजिस्टर फॉर ईच मंथ विद द रिस्पेक्टिव क्लास रजिस्टर। एक बनता है स्टूडेंट फी रजिस्टर, जिसमें जिस जिसकी फीस आ गई उनका नाम रहता है, सब कुछ वो रहता है। और एक बनता है क्लास रजिस्टर की क्लास में कितने स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट फी रजिस्टर को आप क्लास रजिस्टर से चेक करोगे। ठीक है, शोइंग नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन रोल्स एंड टेस्ट अमाउंट फीस चार्ज एंड वेरीफाइड दैट देयर ऑपरेट अ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक व्हिच एंश्योर द डिमांड अगेंस्ट द स्टूडेंट्स आर प्रॉपर्ली रेज्ड। और देखो कि कोई प्रॉपर सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक है कि जिस स्टूडेंट का अगर पैसा नहीं आया है तो प्रॉपर डिमांड उसके अगेंस्ट रेज हो रही है कि भैया पैसा दे दो। सेकंड, check the fees received by comparing the counterfoil of receipts granted with entries in the cash book। जब आपने फीस रिसीव करी तो आपने को एक पर्ची फाड़ के दी होगी, है ना, और उसका जो काउंटरफॉइल है, मतलब जो कार्बन कॉपी है, उससे आप देखोगे अकाउंटिंग एंट्री क्या हुई थी कैश बुक के अंदर। फिर आपको कलेक्शन ट्रेस करना है फीस रजिस्टर में, उसकी इसकी एक एंट्री क्या होगी फी रजिस्टर में, टू कंफर्म दैट द रेवेन्यू फ्रॉम दिस सोर्स हैव बीन ड्यूली अकाउंटेड, है ना। तो पहले आप देखोगे कि जो काउंटर फॉइल्स है उसको आप देखोगे कैश बुक की एंट्री से, और अकॉर्डिंगली फीस रजिस्टर से भी देख लोगे कि फीस रजिस्टर में उसकी एंट्री हो चुकी है। टोटल ऑफ द वेरियस कॉलम्स ऑफ फी रजिस्टर फॉर ईच मंथ। ठीक है, फीस रजिस्टर के जो वेरियस कॉलम्स है उनको टोटल करो टू असर्टेन दैट द फीस पेड इन एडवांस हैव बीन कैरीड फॉरवर्ड एंड दैट इन अरियर्स that are irrecoverable have been written off under the sanction of approved authorities। आप वेरियस कॉलम का टोटल करो और देखो कि जो एडवांस में थी वो बराबर कैरी फॉरवर्ड हो गई है, और जो इररिकवरेबल है उसको प्रॉपर अथॉरिटी के सैंक्शन से हमने राइट ऑफ कर दिया है। तो अभी तक हमने क्या देखा, फी रजिस्टर को क्लास रजिस्टर चेक करना है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि काउंटर फॉइल्स को कैश बुक के एंट्री चेक करना है और फी रजिस्टर के एंट्री से भी चेक करना है। फिर हमने देखा कि कैश बुक के जो वेरियस कॉलम है उनको टोटल करो और देखो जो इररिकवरेबल है वो राइट ऑफ बराबर हुए हैं और जो एडवांस में है वो बराबर कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। चेक करिए एडमिशन फीस विद एडमिशन स्लिप साइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड कंफर्म दैट अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू द कैपिटल फंड। नर्सरी में जो एडमिशन होता है उसको बोलते हैं एडमिशन फीस, क्योंकि नर्सरी के एडमिशन का जो पैसा है वो जाता है कैपिटल फंड में, जिसका आप सिर्फ कैपिटल पर्पस के लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हो। नर्सरी की बात की जितनी भी फीस है वो होती है स्कूल फीस। ठीक है, तो एडमिशन फीस को आप चेक करो कि वो बराबर कैपिटल फंड में रेड हुआ है, unless the managing committee has taken the decision to the contrary, है ना। मैनेजमेंट कमेटी बोलती है कि नहीं हमको दूसरे यूज के लिए पैसा चाहिए तो बात अलग है, नहीं तो वो कैपिटल फंड में जाता है। तो ये हो गया आपका एडमिशन। तो आप है ना साइड में ऐसा ये लिखोगे ना पॉइंटर्स, तो आपको ज्यादा जल्दी से याद रहेगा। ऐसे एडमिशन फी यहाँ लिख दो, फिर यहाँ पे लिख दो टोटल ऑफ कॉलम, ऐसा आप लिख दो। ये मैंने मेरे लेक्चर में बहुत लिखवाया है ताकि आपको जल्दी जल्दी याद हो। और उसके बाद में सी दैट अगर फ्री स्टूडेंटशिप दी है या कंसेशन दिए है
तो वो प्रॉपर अथॉरिटी ने उसको ऑथराइज किया है, होता है ना स्कॉलरशिप वगैरह निकलती है। फिर कंफर्म दैट फाइन्स फॉर लेट पेमेंट हैव बीन आइदर कलेक्टेड और रेमिटेड अंडर प्रॉपर अथॉरिटी। अगर लेट पेमेंट होता है तो उसकी फाइन बराबर कलेक्ट हुई है प्रॉपर अथॉरिटी के अंदर, या फिर अगर आपने उसको माफ कर दिए कि चलो फाइन मत दो, तो वो भी प्रॉपर अथॉरिटी ने उस माफी को दी है। कंफर्म करिए जो हॉस्टल ड्यूज है, स्टूडेंट का साल खत्म होने के पहले जो भी उसके हॉस्टल के पैसा पेंडिंग है वो सब आपने रिकवर कर लिया। ठीक है, इस तरीके से 7 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जनवरी 25 की एग्जाम का ये क्वेश्चन है। उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। GSTN is not for profit limited by shares company. It is 50% shareholding is with union government, 50% with different state governments. Company provide infrastructure and services to various stakeholders including government and taxpayers. Company is in operation for past few years and subsequent auditor needs to be appointed during the financial year 23-24, who appoints statutory auditor of such company described above in accordance with provisions of the Company 2013। वो बोल रहा है कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है ना, क्योंकि 50% यूनियन गवर्नमेंट होल्ड करते हैं, 50% स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो इस केस में इनके ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है देखते हैं। द अबव कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि सेक्शन 143(5) क्या बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनी कौन है, दैट स्टेट्स दैट इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, द CNAG कौन, द The CNAG shall appoint the auditor under section 5 of 139, that is the appointment of subsidiary auditor, and direct such auditor the manner in which the accounts of government company required to be audited, and thereupon the auditor so appointed shall submit a copy of the audit report to CNAG, which among other things include the directions if any issued by the CAG of India। क्या बोल रहा है कि CAG अपॉइंट करता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर को, ठीक है, और उसको डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से आपको ऑडिट करनी है, और उस डायरेक्शन के हिसाब से जो ऑडिटर है वो ऑडिटर का ऑडिट करता है और अपनी कॉपी, रिपोर्ट की कॉपी CNAG को सबमिट करता है, जिसमें जिस डायरेक्शन से उसने बोला था उस डायरेक्शन से ऑडिट इसने किया है। सिंपल है, तो ये हो गया आपका सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन करता है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन है मॉडल टेस्ट नंबर 1 में, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ होटल ऑफ अ 3-स्टार होटल फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एज एन ऑडिटर, what are the special points that needs to be considered in verifying the inventories in the nature of food and beverages। जब आप इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन कर रहे हो, किसका, इन्वेंट्री का, तो आप क्या क्या चेक करोगे। वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज इन द नेचर ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, द इन्वेंट्रीज इन एनी होटल आर बोथ रेडीली पोर्टेबल एंड सेलेबल, पर्टिकुलरली द फूड एंड बेवरेज इन्वेंट्री। बोलता है कोई भी होटल में जो फूड और बेवरेज की इन्वेंट्री है वो तो झटाक से कभी भी आप सेल कर सकते हो। मतलब मान लो स्प्राइट की बोतल है, आपने फ्रिज से उठाई, जेब में डाली, बाहर गए, तो स्प्राइट की बोतल खरीदने वाले आपको 1000 लोग दिख जाए। तो वो बोल रहा है कि जो फूड एंड बेवरेजेस की इन्वेंट्री है ये इजीली पोर्टेबल और इजीली सेलेबल है। ठीक है, तो आप क्या क्या पॉइंट इसमें नोटिस करोगे। पहला, ऑल मूवमेंट्स ऑफ इन्वेंट्रीज मस्ट बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। इन्वेंट्री का जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी ट्रांसफर हो रहा है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहना चाहिए। Areas where inventories are kept must be logged and the key retained by the departmental manager। जहां पे भी पनीर रखा है, जहां पे भी चीज रखा है, जहां पे भी स्प्राइट रखी है, ये सब लॉक्ड रहना चाहिए और डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास में उसकी चाबी रहनी चाहिए। तो पहला आपको मूवमेंट को आप यहाँ पे बॉक्स कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, मस्ट बी लॉक्ड कर को बॉक्स कर सकते हो। द की शुड बी रिलीज ओनली टू द ट्रस्टेड पर्सन, है ना, इसको आप यहाँ बॉक्स कर सकते हो। की शुड बी रिलीज ओनली टू द ट्रस्टेड पर्सनल। Many hotels use specialized professional valuers to count and value the inventories on a continuous basis throughout the year। बहुत सारी बड़ी बड़ी होटलें जो 5 स्टार होते हैं, ताज, ओबरॉय, ये लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल वैल्यूअर्स को हायर करते हैं, जिनका काम होता है कि वो हर हफ्ते आके सिर्फ काउंटिंग करते रहते हैं, वैल्यू करते रहते हैं कि होटल के पास में इन्वेंट्री कितनी है। द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट ऑल इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट द ईयर एंड एंड दैट ही शुड हिमसेल्फ बी प्रेजेंट एट द ईयर एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। उसको एंश्योर करना ऑडिटर को कि सारी इन्वेंट्री प्रॉपरली वैल्यू करी जाती है ईयर एंड पे, और वो खुद फिजिकली वहां प्रेजेंट भी रहना चाहिए। ठीक है, जितना प्रैक्टिकल हो सके, हैविंग रिगार्ड टू द मटेरियलिटी कंसीडरेशन एंड नेचर एंड लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री। मटेरियलिटी को देखते हुए, नेचर एंड लोकेशन को देखते हुए ऑडिटर को वहां पे प्रेजेंट रहना चाहिए। तो इन्वेंट्री को लेकर हमने क्या देखा, तो मूवमेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जहाँ पे इन्वेंट्री लोकेटेड है वो सिक्योर्ड एरिया होना चाहिए और उसकी की डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास में होनी चाहिए। ट्रस्टेड पर्सनल को आप की दोगे, प्रोफेशनल वैल्यूअर्स हायर करती है होटल्स, और उसके अलावा आपको इन्वेंट्री वेरिफिकेशन में फिजिकली वहां पे खड़ा रहना चाहिए। उसके बाद में आता है
गवर्नमेंट द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द बेसिक स्टैंडर्ड सेट इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऑडिट में क्या स्टैंडर्ड सेट है, एक बेसिक स्टैंडर्ड सेट है, बताइए वो बेसिक स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। मतलब गवर्नमेंट ऑडिट के एक्सपेंडिचर करते हुए आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे, क्या क्या स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे। पहला, ये स्टैंडर्ड्स क्या है? द स्टैंडर्ड्स आर, पहला, दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड कंफर्म्स टू द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द स्टैट्यूटरी एनेक्टमेंट, मतलब जो भी स्टैट्यूटरी एनेक्टमेंट है उसके प्रोविजंस के हिसाब से एक्सपेंडिचर हुआ है, और फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एक्सपेंडिचर हुआ है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फ्रेम किए हैं। उसके बाद में दैट देयर इज सैंक्शन आइदर स्पेशल और जनरल accorded by competent authority authorizing the expenditure, such an audit is called audit of sanctions। ये आपको याद होगा, तो हमने क्वेश्चन पहला ही जो क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा था कि उसने 5 अपने को केसेस दिए थे, बताए थे कि 5 ऑडिट क्या क्या है। उसमें हमने सेम लाइंस पढ़ी है, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। उसके बाद में हमने पढ़ा है यहाँ पे ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। उसके बाद में चौथा है प्रोप्राइटरी ऑडिट, और 5वां है परफॉर्मेंस ऑडिट। ये हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ रखा है, इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर पाऊंगा। तो बेसिक स्टैंडर्ड सेट फॉर ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है? ये 5 क्या क्या बोलो? सैंक्शन, प्रोविजन ऑफ फंड्स, रूल्स एंड ऑर्डर, फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी एंड परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है। उसके बाद में मॉडल टेस्ट नंबर 1 का एक और क्वेश्चन है, सीने स्क्रीन मल्टीप्लेक्स लिमिटेड इज ऑपरेटिंग सिनेमास इन डिफरेंट लोकेशंस इन मुंबई एंड हैज अपॉइंटेड यू एज एन इंटरनल ऑडिटर। व्हाट आर द एरियाज दैट नीड्स टू बी वेरीफाइड इन रिलेशन टू रिसिप्ट ऑफ सेल ऑफ टिकट्स। टिकट्स के सेल के ऊपर एज एन इंटरनल ऑडिटर आप क्या क्या चीज चेक करोगे? तो स्पेशल स्टेप इन्वॉल्व इन द ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स आर एस स्टेटेड बिलो। पहला, वेरीफाई दैट एंट्रेंस टू द सिनेमा हॉल ड्यूरिंग द शो इज ओनली थ्रू प्रिंटेड टिकट्स, है ना। आप होते हैं ना, आप किसी सिनेमा हॉल में जाते हो तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो पहले आपकी टिकट चेक करता है, ठीक है। तो आपको पहले वो देखना है कि सिनेमा हॉल में एंट्रेंस तभी मिल रहा है जब प्रॉपर प्रिंटेड टिकट आप शो कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में वेरीफाई दैट दे आर सीरियली नंबर्ड। ये जो प्रिंटेड टिकट है सीरियल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 ऐसा सीरियली नंबर्ड है, एंड बाउंड इनटू बुक्स, और बुक्स में बाइंडिंग्स करी गई है, ऐसा नहीं कि अलग अलग बिखरे हुए हैं, प्रॉपर बाइंडिंग है, 100 टिकट का प्रॉपर बाइंडिंग है। इन केस बुकिंग्स आर मेड ऑनलाइन, वेरीफाई द सिस्टम ऑफ ऑनलाइन बुकिंग। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम आपको चेक करना है। तो पहला, सिनेमा हॉल में एंट्रेंस होगा थ्रू प्रिंटेड टिकट्स ओनली। उसके बाद में आपको देखना है कि जो टिकट्स है सीरियल नंबर्ड है एंड बाउंडिंग बुक्स है। Verify that the number of tickets issued for each show and classes are different to the number of same class for the show on the same day each week run serially। वो बोल रहा है कि हर एक पिक्चर के लिए जो आपकी टिकट है, जो प्रिंटेड टिकट है, वो अलग अलग होनी चाहिए। किसी के लिए ग्रीन कलर की होनी चाहिए, किसी के लिए रेड कलर की होनी चाहिए, भले उनका सीरियल नंबर सेम है लेकिन टिकट अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। वेरीफाई दैट फॉर एडवांस बुकिंग अ सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट्स इज इशूड। अगर एडवांस बुकिंग हो रही है तो उसके लिए एक सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट्स है ना। अगर आपने देखा कुछ थिएटर में होता है, अगर आपने एडवांस बुकिंग करी है, मतलब जिस दिन शो है उसके उसके पिछले कोई भी दिन पर टिकट बुक करी है, तो वो दिखता है A1 A2 A3, ये होता है ए का मतलब होता है एडवांस। तो वही बोल रहा है वो कि एडवांस बुकिंग अगर है तो एक सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट इशू होनी चाहिए, एक सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट। वेरीफाई दैट इन्वेंट्री ऑफ टिकट इज केप्ट इन द कस्टडी ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की कस्टडी में इन्वेंट्री ऑफ टिकट्स है, नहीं तो टिकट्स अगर किसी के हाथ में हो गई तो कोई भी उसको जाके बेच सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एंट्रेंस टू द सिनेमा हॉल टिकट्स होना चाहिए, ऑनलाइन अगर है तो ऑनलाइन का सिस्टम चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो टिकट्स है वो सीरियल नंबर होना चाहिए। उसके बाद में देखा कि एडवांस अगर बुकिंग है तो उनका एक डिफरेंट सेट ऑफ टिकट्स होने चाहिए, अ सेपरेट सीरीज ऑफ टिकट इशू होना चाहिए, और इन्वेंट्री जो टिकट की है वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के हाथ में होनी चाहिए। कंफर्म दैट एट द एंड ऑफ द शो a statement of tickets sold is prepared and cash collected is available। जैसे ही शो खत्म हो गया एक स्टेटमेंट बनाओ कि कितनी टिकट बेची थी और उसके अगेंस्ट कितना कैश कलेक्ट हुआ। वेरीफाई दैट रिकॉर्ड इज केप्ट फॉर फ्री पासेस एंड दैट देयर इज इशूड दैट दोस आर इशूड इन द प्रॉपर अथॉरिटी। अगर आपने फ्री पास दिया, होता है ना स्कूल के बच्चों को फ्री पास है, तो प्रॉपर अथॉरिटी के अंडर में आपने फ्री पास दिए हैं, तो यहाँ पे फ्री पास आपको याद रखना है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एंट्रेंस हॉल के अंदर जो एंट्री होती है वो, फिर टिकट्स को सीरियल नंबर होना चाहिए, एडवांस के लिए अलग सीरीज होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि शो खत्म होने के बाद एक स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है, कि कितनी टिकट आपने बेची, पैसा कितना मिला। उसके बाद में फ्री पासेस, उसके बाद में रिकंसाइल द अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड। आप टिकट जब बेचते हो तो आप एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट करते हो,
ठीक है, तो आपको देखना है कि कितना आपने टैक्स कलेक्ट किया है और कितनी टिकट आपने इशू करी। तो मैच होना चाहिए ना, अगर मान लो पर टिकट आप 10 रुपीज कलेक्ट करते हो और 100 टिकट बेची तो 1000 रुपीज आपको टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, तो आपको वो रिकसल करना है। Vouch the entries in the cash book in respect of cash collected on sale of tickets for different shows on a reference to daily statement which have been tax checked as aforementioned। आपको कैश बुक को डेली चेक करना है कि कितनी टिकट बेची थी, कितना कैश कलेक्ट हुआ था, और अकॉर्डिंगली आपको उसका प्रॉपर डेली स्टेटमेंट का एक रेफरेंस बनाना है, एक रिकंसिलिएशन करना है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी 6 पॉइंट, एनी 6 पॉइंट आपको लर्न करना है और एग्जाम में लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15, you are auditor of a college running different courses operating in a city. During audit of the year, it is noticed that fees concessions to students have been provided in substantial number of cases. आप जो है कॉलेज के ऑडिटर बन चुके हो, आपने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फीस में कंसेशन मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फीस में कंसेशन मिला है। डिस्कस हाउ यू एज एन ऑडिटर वुड प्रोसीड टू वेरीफाई द सेम, ऑल्सो एक्सप्लेन द 2 अदर पॉइंट्स टू वेरीफाई फीस फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स के वो है जिसका हमने ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, वेरियस कॉलम्स को चेक करना है। ठीक है, अगर फ्री स्टूडेंटशिप वगैरह है तो वो प्रॉपर अथॉरिटी के अंदर गई है। लेट पेमेंट का फाइन लेना है। हॉस्टल ड्यूज के बारे में हमने पॉइंट पढ़ा था। एडमिशन फीस के बारे में पॉइंट पढ़ा था, ये कैपिटल फंड में आना चाहिए, राइट, तो वो सेम क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, ऑडिट अगेंस्ट प्रोप्राइटरी। हमने पढ़ा था ना फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी। Audit against propriety seeks to ensure that expenditure conforms to certain principles which have been for long recognized as the standard of financial propriety। फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी में बोला है कि कुछ प्रिंसिपल्स है फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी के जो सालों साल से लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि वो प्रिंसिपल्स क्या है। पहला, नो अथॉरिटी। देखो क्या बोलता है वो, सॉरी यहाँ पे सम जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, पहला क्या है, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। ठीक है, जिस खर्चे के लिए एक्सपेंडिचर हो रहा है, जिस ओकेजन के लिए, मान लो ब्रिज टूट गया, तो ओकेजन क्या है कि ब्रिज को बनाना है, राइट। ब्रिज बना रहे हो और ब्रिज के ऊपर एलईडी स्क्रीन लगा रहे हो, तो ये ओकेजन डिमांड कर रहा था कि नहीं? ओकेजन डिमांड क्या कर रहा है कि पहले ब्रिज बना, तो खर्चा उतना ही हुआ है जितना ओकेजन डिमांड कर। द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड। जितना ओकेजन ने डिमांड किया उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। Every public officer is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public money as a person of ordinary prudence would exercise। हर पब्लिक ऑफिसर से एक्सपेक्टेड है कि वो सेम प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब शांति, कॉशन है ना, ध्यान से, उसको बोलते हैं प्रूडेंस। तो उसको सेम प्रूडेंस लगाना चाहिए जो वो खुद के पैसों के लिए लगाता था, तो खुद के जेब से अगर वो पैसा इस्तेमाल करता था तो उसी तरीके का प्रूडेंस को लगाना है जब गवर्नमेंट का पैसा यूज होता है। ठीक है, no authority should exercise its power of sanctioning expenditure to pass an order which will directly or indirectly benefit its own advantage। कोई भी अथॉरिटी जब ऑर्डर पास कर रही है तो उसको ऐसा ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका खुद का बेनिफिट हो। ये सेकंड प्रिंसिपल है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का। पहला कि खर्चा शुड नॉट बी मोर देन द ओकेजन डिमांड। दूसरा, नो अथॉरिटी शुड authorize any expenditure, should sanction any expenditure that will benefit to its own advantage। Public money should not be utilized for the benefit of a particular person or community। पब्लिक का पैसा किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक कम्युनिटी के लिए यूटिलाइज नहीं होना चाहिए अनलेस 3 एक्सेप्शन है इसके, कि जो अमाउंट है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है। अगर अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है तो ठीक है। ठीक है, बात क्या बोल रहा है वो, किसी भी एक कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, किसी भी एक कम्युनिटी के लिए, किसी भी एक पर्सन के लिए बेनिफिट के लिए पब्लिक का पैसा यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आप कर सकते हो कब, जब पैसा बहुत छोटा है, इन्वॉल्व है। दूसरा, अ क्लेम फॉर द अमाउंट कुड बी एनफोर्स्ड इन लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ ने अलाउ किया है कि ठीक है ऐसा खर्चा आप किसी एक कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं। जैसा गणेश जी का फेस्टिवल आता है तो गणपति बैठने के लिए गवर्नमेंट बहुत खर्चा करता है ना, पुलिस का बंदोबस्त, ये वो, तो ये कोर्ट ऑफ लॉ अलाउ करता है। जब ईद आती है, ईद के लिए बहुत सारा खर्चा होता है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ अलाउ करती है। द एक्सपेंडिचर इज इन परसुएंट फॉर अ रेकग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम। ठीक है, ये जो खर्चा है ये सालों साल तक चलते आ रहा है, ये एक पॉलिसी है, एक कस्टम है, उस गांव का एक ट्रेडिशन है। जैसे कि बंगाल में होता है, ठीक है, बंगाल में होता है जब माता का बहुत बड़ा इवेंट होता है बंगाल में, ठीक है, दुर्गा अष्टमी मनती है, तो ये सब गुजरात में जब नवरात्रि होती है तो ये सब कस्टम है। इसके लिए खर्चा हुआ तो इसको ये नहीं बोलेंगे कि पब्लिक का पैसा किसी एक कम्युनिटी के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का प्रिंसिपल है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 कि
ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कंपनी का ऑडिटर कौन कौन नहीं बन सकता। एक बॉडी कोऑपरेट नहीं बन सकती है ना, उस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का ऑफिसर और एम्प्लॉय जो है वो ऑडिटर नहीं बन सकता। अ पर्सन हु इज अ मेंबर, अगर आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो तो आप नहीं बन सकते, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट में हो किसी एम्प्लॉय के या ऑफिसर के, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिसर है और उसके आप एम्प्लॉय हो तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। तो बेसिकली एक ऑफिसर और एम्प्लॉय तो बन ही नहीं सकता, और इस ऑफिसर एम्प्लॉय के आप एम्प्लॉय हो तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। अ पर्सन हु इज इंडेप्टेड टू द मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले रखा है तो भी आप उसका ऑडिटर नहीं बन सकते। या फिर आपने गारंटी दी है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के लिए आपने गारंटी दी है कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। उसके बाद में एलएलपी की बात होती है यहाँ पे कि आप ब्रीफली डिस्कस द की पॉइंट्स यू शुड पे अटेंशन in the LLP agreement and the reporting responsibilities of CAL concerning the financial statements of the LLP। LLP agreement जब आप देख रहे हो तो क्या क्या पॉइंट्स आप देखोगे, और रिपोर्टिंग जब आप कर रहे हो तो क्या क्या पॉइंट्स आप ध्यान में रखोगे जब LLP के केस में आप रिपोर्टिंग कर रहे हो। जब LLP एग्रीमेंट में रीड करूंगा तो क्या क्या देखूंगा, पहला क्या नेचर है, एलएलपी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नंबर वन। दूसरा, कितना अमाउंट सारे पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या है, इंटरेस्ट कितना देंगे, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट कितना देंगे, या पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो उस पर कितना लोन देंगे, कितना इंटरेस्ट देंगे, ड्रॉइंग्स कितनी अलाउड है पार्टनर्स को, सैलरीज कितनी अलाउड है पार्टनर्स। उसके बाद में पार्टनर एलएलपी का बोरिंग पावर क्या है, पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, ठीक है। कोई अगर लोन एडवांस, पार्टनर को कोई लोन एडवांस कर सकते हैं कि मतलब एलएलपी पार्टनर को लोन दे सकती है क्या। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या है, जब भी कोई रिटायरमेंट होगा या डेथ, पार्टनर का डेथ होगा या कोई पार्टनर नया आएगा तो उनके बीच में अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा, एलएलपी एग्रीमेंट में ये सब लिखा होता है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में क्या होगा, और जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो ऑडिटर क्या मेंशन करना है कि वेदर द रिकॉर्ड्स ऑफ द फर्म अपीयर टू बी करेक्ट एंड रिलायबल, जो फर्म के रिकॉर्ड्स है क्या आपको करेक्ट और रिलायबल लग रहे हैं, ठीक है। वेदर ही वाज एबल, क्या उस सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन उसको मिली ऑडिट के दौरान, और क्या कोई रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर इंपोज हुआ है। ये तीन चीज उसको रिपोर्ट करनी है कि फर्म के जो रिकॉर्ड्स है वो करेक्ट और रिलायबल है, सारी इंफॉर्मेशन आपने ली है और कोई रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर इंपोज हुआ था क्या। तो क्या क्या चीज हमको फटाक से देखेंगे, एलएलपी में क्या क्या एग्रीमेंट हम जो देख रहे हैं क्या क्या देखेंगे, नेचर क्या है बिजनेस का, है ना, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, इंटरेस्ट क्या देंगे कैपिटल के ऊपर, सैलरी कितनी वो ले सकता, ड्रॉइंग अलाउड है क्या, क्या हम कोई लोन एडवांस कर सकते हैं पार्टनर को, उसके बाद में अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, you are appointed as an auditor of a club as the auditor of the prestigious township club, ठीक है। what are the key points you would consider while auditing the income expenditure of the club, क्लब का इनकम और एक्सपेंडिचर चेक करते वक्त क्या क्या पॉइंट आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। पहला, एंट्रेंस फीस, वाउच द रिसीप्ट ऑन अकाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस with members application, counterfoils issued to them as well as on a reference to the minutes of managing committee। आपको एंट्रेंस फीस देखनी है कि आपने जो रिसिप्ट दी है एंट्रेंस फीस की उसको वाउच करना है मेंबर के एप्लीकेशन से, क्योंकि क्या होता है जब भी आप किसी क्लब में किसी का एंट्री लेते हो ना तो पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म को भर के देता है, आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करते हो फिर उसको रिसिप्ट देते हो कि ठीक है आप क्लब में एंट्री कर सकते हो। तो वो यही बोल रहा है कि आपको रिसिप्ट चेक करना है, ठीक है, एंट्रेंस फीस की विथ मेंबर्स एप्लीकेशन, काउंटरफॉइल्स इशू टू देम, जो काउंटरफॉइल्स हमने उनको इशू कर रिसिप्ट जो दी है वो, एज वेल एज जो मैनेजिंग कमेटी की जो मिनट्स है, किन किन को आप एंट्रेंस दे सकते हो किन किन को नहीं दे सकते हो। आपने देखा होगा क्लब में अगर गोवा वगैरह गए होंगे तो सिंगल अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको एंट्री अलाउड नहीं है, बहुत सारे क्लब में एंट्री जो हाई फाई क्लब है उनमें केवल कपल में आपको एंट्री अलाउड है। तो आपको देखना है मिनट्स मैनेजिंग कमेटी के कि क्या क्या कंडीशन है एंट्रेंस लेने के लिए। सब्सक्रिप्शंस, vouch member subscription with counterfoils of receipt issued to them, trace receipts of for a selected period to a register of members, also reconcile the amount of total subscription due with amount collected and that outstanding। आपको देखना है कि मेंबर का सब्सक्रिप्शन काउंटरफॉल से आपको चेक करना है कि मेंबर ने क्या क्या, सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है कि सालों साल वो पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले लेता है कि मैं पूरे साल क्लब को मैं यूज करूंगा, तो आपको चेक करना है काउंटरफॉल से क्या सब्सक्रिप्शन आपने दिया है। उसके बाद में आपको देखना है कि मेंबर का जो रजिस्टर है उससे किस किस सब्सक्रिप्शन आ गया है और किस किस सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। Arrear of subscription, ensure that arrears of subscriptions for the previous year have been correctly brought over। अगर पिछले साल कोई सब्सक्रिप्शन आना बाकी था तो वो इस साल बराबर ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है अरियर, एंड अरियर्स फॉर द ईयर, इस साल का जो अरियर्स है
वो अगले साल बराबर कोई एडवांस अगर हमको मिला है किसी पर्सन का तो उससे बराबर एडजस्ट हमने किया है। ठीक है, तो ये हो गया अरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन। एक हमने पढ़ा एंट्रेंस फीस, फिर हमने पढ़ा सब्सक्रिप्शन, फिर हमने पढ़ा अरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन। उसके बाद में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, चेक टोटल ऑफ वेरियस कॉलम्स ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड टैली देम अक्रॉस। जब रजिस्टर ऑफ मेंबर बनता है ना तो बहुत सारे कॉलम बनते हैं, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन फीस, ये फीस वो सिर्फ, इन सब का आपको टोटल चेक करना है कि कोई अरिथमेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। Irrecoverable member dues. See the register of members to ascertain the member dues which are in arrear and inquire whether necessary steps have been taken for the recovery. आपको member register लेना है और देखना है कि कितने कितने dues है जो arrears में है, फिर देखना है कि क्या necessary steps लिए थे इनकी रिकवरी के लिए, और उसके अलावा अगर जो irrecoverable क्लासीफाई हो चुकी है क्या हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में उसको मेंशन कर रहे हैं कि इतने इतने मेंबर के ड्यूज है जो अब इरिकवरेबल है। फिर आता है प्राइसिंग, वेरीफाई करिए इंटरनल चेक एज रिगार्ड्स मेंबर्स बीइंग चार्ज विद प्राइसेस ऑफ फूडस्टफ्स एंड ड्रिंक्स प्रोवाइडेड टू देम। आपको इंटरनल चेक देखना है कि क्या इंटरनल चेक है कि मेंबर्स अगर कोई फूड खा रहा है या कोई ड्रिंक्स पी रहा है तो उसको चार्जेस बराबर लेवी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर उसने कोई गेस्ट लेके आया है तो उनके गेस्ट को भी जो हमने दिया है उनको भी उसके भी चार्जेस कोई लेवी हो रहे हैं नहीं हो रहे, विच फीस चार्जेबल फॉर देयर स्पेशल सर्विस रेंडर्ड। जस्ट अगर वो लोग बिलियर्ड्स खेलते हैं, है ना, गोल्फ खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, ये जो भी स्पेशल सर्विसेज उन्होंने ली है उनके लिए उनको चार्ज किया है या नहीं किया। फिर आता है मेंबर अकाउंट्स, ट्रेस डेबिट्स फॉर अ सिलेक्टेड पीरियड फ्रॉम सब्सिडी रजिस्टर, ठीक है, मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज टू द मेंबर्स टू कंफर्म दैट द अकाउंट ऑफ एवरी मेंबर हैज बीन डेबिटेड विद अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम देम। मेंबर अकाउंट्स बनता है कि जो भी वो लोग सर्विसेज ले रहे हैं या जो भी चीज उन्होंने क्लब की ली है, ठीक है, या कोई चीज उन्होंने क्लब की रेंट पे ली है, तो प्रॉपर उनके इसमें डेबिट हमने किया है कि भाई इतना रिकवरेबल है उनसे, ठीक है। तो जो भी डेबिट उनके बुक्स में हुआ है वो आपको चेक करना है और देखना है कि जो भी सप्लाईज एंड सर्विसेज टू मेंबर्स को हमने की थी वो सब उनके अकाउंट में बराबर आ गई है या नहीं आई है। परचेजेस, वाउच परचेज ऑफ स्पोर्ट आइटम्स, फर्नीचर, क्रॉकरी, ये सब आप क्लब में परचेज करते हो, राइट, तो इनको आपको वाउच करना है एंड ट्रेस देयर एंट्रीज इनटू रिस्पेक्टिव इन्वेंटरी रजिस्टर। इन्वेंटरी रजिस्टर में उसकी एंट्री होगी क्योंकि हमने परचेज किया है, आपको उसको वहां जाकर ट्रेस करना है। उसके अलावा मार्जिन अर्न, आपको देखना है कि जो भी फूड स्टफ्स, जो भी सिगार, वाइन्स एटसेट्रा, आपको देखना है कि उनका जो सेल हुआ है उनमें नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट आपने कमाया है, ऐसा नहीं कि आपने बस कॉस्ट टू कॉस्ट उनको बेच दिया है, ठीक है। उसके बाद में मैनेजमेंट पावर्स, एग्जामिन द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के पास में फाइनेंशियल पावर्स क्या है और क्या उसने अपनी पावर्स को एक्सीड कर दिया है, ये सब आपको देखना है। ये 10 पॉइंट है, 10 में से आपको कोई भी 7 पॉइंट जो आपको इजी लगते हैं वो आपको लर्न करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में आता है हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अमन कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमन कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंटेड FAB एंड एसोसिएट एज एन ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, है ना। ड्यूरिंग द ऑडिट द ऑडिटर नोटेड द फॉलोइंग, नंबर ऑफ शेयर्स 1000 शेयर्स है 10 रुपए के, नेट प्रॉफिट बिफोर कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड है 10,000, अभी तक रिजर्व फंड में ट्रांसफर नहीं हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर कंपल्सरी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड है 88,000 का। तो रिजर्व फंड के पहले प्रॉफिट कितना है 10,000 और रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने के बाद में प्रॉफिट कितना है 8,000। मिस्टर धैर्य, अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, होल्ड्स 200 शेयर्स अमाउंटिंग टू 2,000 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। धैर्य करके एक मेंबर है सोसाइटी का, उसके पास में 200 शेयर्स है। अपॉन वेरीफाइंग द सोसाइटीज बोरोइंग, ऑडिटर फाउंड दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी had accepted a loan from Mr. Shivam, a non-member। क्या पहली चीज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या करी, एक नॉन मेंबर से लोन ले लिया। The auditor did not find any restrictions regarding this in the society's bylaw। सोसाइटी की बायलॉ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सोसाइटी नॉन मेंबर से लोन नहीं ले सकती, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन ऑडिटर को नहीं दिखा उसके बायलॉ में। कमेंट ऑन द अबव ट्रांजैक्शन ऑफ द सोसाइटी विद रिस्पेक्ट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये ICAI मॉडल टेस्ट 7 का क्वेश्चन, ठीक है। आपको बताना है कि ऊपर जो भी चीजें हुई है इनमें से क्या सही है क्या गलत है, सिंपल है, ठीक है। ये चीज है रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग के ऊपर, रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर होल्डिंग के पहला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन सो एंड सो, इन द केस ऑफ अ सोसाइटी where the liability of the member is limited, no member of a society other than a registered society can hold such portion of the share capital of the society as would exceed a maximum of 20% of the total number of shares or a value of shareholding of ₹1000। वो बोलता है कि रजिस्टर्ड सोसाइटी के अलावा कोई भी मेंबर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता, या फिर
₹1000 के वैल्यू के ऊपर शेयर होल्ड नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे देखा कि धैर्य ने 200 शेयर्स रखे हैं, मतलब 20% है क्या? नहीं, 20% से कम है, ठीक है। और अमाउंट कितनी है? 2000, लेकिन वो कितने होल्ड कर सकता था? केवल ₹1000 तक की शेयर्स वो होल्ड कर सकता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इन द गिवन सिचुएशन धैर्य ने 200 शेयर्स होल्ड किए हैं, जिसकी कीमत है ₹2000। इन द व्यू ऑफ द अफोरमेंशन्ड restrictions, मिस्टर धैर्य इज अलाउड टू होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 100 शेयर्स अकॉर्डिंग टू दैट। क्यों? क्योंकि वो ₹1000 के ऊपर के वैल्यू के शेयर्स वो होल्ड कर ही नहीं सकता। यहाँ पे हमने देखा कि या तो 1000 या फिर 20% टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, दोनों में से कोई भी एक। तो ₹1000 उसकी मैक्सिमम अपर कैप है, और ₹1000 के हिसाब से देखेंगे ₹10 की फेस वैल्यू है, तो मैक्सिमम वो 100 शेयर्स ही होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे एक गलती हो गई। दूसरी, सेक्शन 30 क्या बोलता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन बोरिंग्स। इसके हिसाब से रजिस्टर्ड सोसाइटी, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी लोन एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम पर्सन्स हु आर नॉट मेंबर्स। मेंबर्स से नहीं, नॉन मेंबर्स से ही वो लोन एक्सेप्ट कर सकती है, सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। अगर बायलॉ में कोई रेस्ट्रिक्शन की बात अलग है, नहीं तो आप केवल और केवल नॉन मेंबर से ही लोन ले सकते हैं, मेंबर से लोन नहीं ले सकते। तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, परमिसिबल है। शिवम एक नॉन मेंबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 9 खत्म होता है। होप करता हूँ कि मैं आपका ये सारे क्वेश्चन लर्न करवा पाया, समझा पाया। देखो आपको एक झटके में तो लर्न नहीं होगा, लेकिन आपको एक प्रीमाइस मिल गया लर्न करने का। अब आप एक दो बार इसको लर्न करोगे तो आपको बाय हार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा खासा पॉइंट्स इस क्वेश्चन बैंक में इस चैप्टर में कवर हुआ है। हर एक कोने से क्वेश्चन इस चैप्टर में अब हमने देखा है, ठीक है।